हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1 कक्षा 6। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी है 2022-23 के डाटा के साथ, यानी बिल्कुल नया डाटा है। देख लीजिए इसमें कितने लेसन हैं कुल कक्षा 6 की में। फ्रेंड्स, एक पर्सन यहाँ से आ जाता है आपके एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्या शामिल किया गया था इसमें प्रभुत्व, संपन्नता, लोकतंत्र शामिल किया गया था और राष्ट्र की एकता इसमें शामिल किए गए थे संविधान में। फ्रेंड्स, देख लीजिए इसमें कुल कितने अध्याय हैं। विविधता, मैं आपको सीधे इसी पेज पर लेकर आ सकता था, लेकिन कुछ साथी बोलते हैं अच्छे से नहीं बताते कि तो कौन सा टॉपिक कहाँ से है। देख लीजिए इसमें टॉपिक इकाई विविधता, इसमें कुल कितने टॉपिक हैं? 9 टॉपिक हैं, पेज 100 हैं। फ्रेंड्स, एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आता है कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं वो किस में शामिल हैं? देख लीजिए किस में नागरिकों के मूल कर्तव्य भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में है। कुल कितने हैं फ्रेंड्स? देख लीजिए कुल कितने हैं, यहाँ से आप गिन सकते हैं इनको वीडियो रोककर। फ्रेंड्स, मैंने इनकी गिनती कर ली है, 11 हैं। क्या है? मूल कर्तव्य। इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाता है कई बार। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इकाई 1 विविधता। लेसन 1 विविधता की समझ, कक्षा 6 की राजनीतिक विज्ञान। नोट इम्पोर्टेंट, आप वीडियो रोककर इन सबको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैं आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता अपने चैनल पर। चौराहे पर कैसी बत्तियां लगी होती हैं? लाल बत्ती रुकने के लिए लगी होती है चौराहे पर। ये कहानी एक अखबार बेचने वाले लड़के की कहानी है। आप वीडियो रोककर इसको पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो रोककर आप इस कहानी को पूरा पढ़ लें। एक कहानी दी गई है, एक अखबार बेचने वाला लड़का है और एक पढ़ने वाला लड़का है। दोनों के नाम क्या है? समीर नाम है। और ये कहानी किसकी है? पोइल सेनगुप्ता की कहानी है। किसकी है? पोइल सेनगुप्ता की कहानी है। द लाइट्स चेंज्ड पर आधारित है, याद रखेंगे। क्या अब तक एग्जाम में ये कहानी पूछ ली जाए किसकी है। ये सब यहाँ पर वही कहानी दी गई है, समीर 1 और समीर 2 की। यहाँ भी कोई खास नहीं है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ भाषा बोलने में, त्योहारों में, खाने पीने में, धर्मों में, सब में क्या है? विभिन्नता देखने को मिलती है। हम विविधता कैसे समझें? करीब 200 साल पहले रेल और जहाज का, बस का, कार का हिस्सा नहीं थे, यानी ये कुछ भी नहीं थे 200 साल पहले। तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों, ऊंटों बैठाकर ले जाते थे या पैदल यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती
बसने के लिए नई जमीन की तलाश या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। यात्रा में बहुत समय लगता था, इसीलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे, यानी कुछ चीजें अपने नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीजों के पुराने ढर्रे पर चलाते थे, कुछ चीजें पुरानी कुछ नई को अपना लेते थे। इस तरह की, जैसे भाषा, कुछ खुद की भाषा, कुछ जहाँ गए वहाँ की भाषा को अपना लेते थे, यानी नई और पुरानी दोनों भाषाओं का मिश्रण कर लेते थे। भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति आदान प्रदान होती थी। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली-जुली संस्कृति उभर आती थी। मिश्रित संस्कृतियाँ का कैसे निर्माण होता है? जब कोई कहीं जाकर बसता है और खुद की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति को ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार मिश्रित संस्कृति को तैयार करता है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हम पता चलेगा कि किस तरह भिन्न भिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति के आकार में योगदान दिया है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते थे, उससे विविधता उत्पन्न होती थी। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ों में रहने वाले में फर्क होता है। लोगों में जो समुद्र के पास रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, इनमें फर्क होता है लोगों में। ये क्या भौतिक कारण है? न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों में, खान पान में आत्म फर्क होगा, बल्कि यहाँ की काम में भी विभिन्नता पाई जाएगी। वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसीलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। यानी शहरों के लोग ना तो खुद की सब्जी उगाते, ना खुद के लिए अनाज उगाते हैं। इन चीज़ों के लिए वो किस पर निर्भर करते हैं? बाजार से लेते हैं। बाजार में कहाँ से आती है? गाँव से आती है। आइए भारत के दो भागों का अध्ययन करेंगे। लद्दाख और केरल के उदाहरण के लिए समझने के लिए कोशिश करें। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक भूगोलिक कारकों का क्या फर्क पड़ता है? एटलस में भारत का नक्शा देखिए। इसमें लद्दाख केरल कहाँ है, इन दोनों की स्थिति का पता लगाइए। जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यानी जम्मू कश्मीर में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। कौन सा? लद्दाख का। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। लद्दाख में बारिश नहीं होती है, वहाँ पर बर्फ पड़ती सीधे ही। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगे पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पीले बर्फ का प्रयोग करते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलती है। पश्मीना ऊन किसे मिलती है? बकरी से मिलती है। यह बकरी कहाँ पाली जाती है? जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में पाली जाती है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी है। जो पश्मीना शॉल है, ये कहाँ पश्मीना शॉल बहुत महंगी है। क्यों है? क्योंकि ये ऊन पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है, तो काफ़ी महंगी है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। लद्दाख के लोग तो पश्मीना ऊन को इकट्ठा करते हैं और फिर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना होता है। चीज क्या है? खास तरह का छेना, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरियां, याक कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में मिलते हैं। इस चित्र में दिखाई गई है पश्मीना शाल बुनती औरतें।
रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे। पहले की बात है, मध्य एशिया से ऊँटों पर, घोड़ों पर बहुत से लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। आज जिसे तिब्बत कहते हैं, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ लेकर चले जाते थे। मसाले ले जाते थे, कच्चा रेशम और दरियाँ लेकर अपने साथ जाते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। तिब्बत बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? लद्दाख के रास्ते पहले लद्दाख में पहुंचा बौद्ध धर्म, उसके बाद तिब्बत पहुंचा। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था। 400 साल पहले इस्लाम धर्म कहाँ पर आया था? लद्दाख में आया था। इस्लाम धर्म लद्दाख में कब आया? लगभग 400 साल पहले आया था। यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। एक तो मुसलमान रहते हैं, दूसरे यहाँ पर बौद्ध धर्म पाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। लद्दाख में जो गाने हैं और कविताएं हैं, इनका एक मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा। भारत में कहाँ प्रसिद्ध है? लद्दाख में बहुत प्रसिद्ध है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान बौद्धों दोनों ही लोग गाते हैं, यानी मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं। किसे? केसर सागा को दोनों ही गाते हैं। लद्दाख का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। आइए केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने पर है। कहाँ पर है? दक्षिण, इधर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम, यहाँ पर है केरल बसा हुआ है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है, इधर समुद्र से घिरा है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से, इधर पहाड़ियों से घिरा है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ क्षेत्र व्यापारी बहुत आकर्षित होते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी कहाँ आए थे? केरल में आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे? संत थॉमस थे। लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? केरल में आए थे 2000 साल पहले। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसको? संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ बस गए। अरब से कई व्यापारी आकर यहीं पर बस गए। कहाँ पर? केरल में। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के विवरण के बारे में बताया है। मुसलमान समुदाय यहाँ की काफी बड़ी इज्जत थी। यहाँ पर क्या लिखा है? एग्जाम में प्रश्न यहीं से आया था एक बार। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा? ओणम। ओणम को याद करोगे ओके से। होता है ओणम, कहता केरल में कौन सा मनाया था? ओणम। एक विशेष प्रकार का आकर्षक है। यहाँ पर नाव प्रतियोगिता होती है। यानी ओणम के अवसर पर नाव की प्रतियोगिता होती है केरल में। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा था। कहाँ पर? केरल के तट पर, कालीकट में। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता का पता लगाया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल में कौन से धर्म है? यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। यानी केरल में कौन से धर्म है? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। व्यापार करने के लिए। यहाँ मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है, चीनी जालों से मिलता जुलता है। चीनी वल्ला कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चिन्ना वल्ला कहा जाता है। केरल में जो मछली पकड़ने का जाल है, उसे क्या कहा जाता है?
चीनवल्ला कहा जाता है, क्योंकि यह चीन से लिया गया है। तलने के लिए जो बर्तन प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है वह चीनी मिट्टी का बर्तन है। यानी चीनी मिट्टी का बर्तन कहाँ से आया है? चीन से आया है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल पालते हैं। जहाँ केरल, लद्दाख में भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों के प्रभावित किया है। इन लद्दाख में चीन के व्यापारी आए, अरब के आए और केरल में भी यही व्यापारी आए। जहाँ भौगोलिक केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है। केरल में किसके लिए उपयुक्त जमीन है, भौगोलिक कंडीशन है मसालों की खेती के लिए। वहीं लद्दाख में की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों। लद्दाख किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्मीना ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल में से प्राय गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केरल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन के आधार पर काम किए गए हैं। एक दूसरे जगह हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज तरीके बदलते रहते हैं। यहाँ पर यही बात कही गई है, वह रीति रिवाज भी बदलते रहते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता में एकता की ताकत है। आज जब अंग्रेज भारत पर राज करते थे तो धर्म, भाषा, क्षेत्र व महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल हुए थे। नोट इम्पोर्टेंट कविता लिखेगी, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले भाषण किसने दिया? पंडित नेहरू ने दिया था। नोट इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जाम प्रश्न आता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक किताब भारत की खोज में लिखी, यानी अपनी पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी भारत की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित करने किया गया है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? नेहरू ने दिया सबसे पहले, भारत की विविधता का वर्णन करते हुए। याद रखेंगे, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? नेहरू ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भारतीय एकता का अभिव्यक्ति थी। राष्ट्रगान किसी तरह से एकता का वर्णन करता है, अन्य शब्दों में लिखें। और जो हमारा झंडा था वो भी एकता का प्रतीक था। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बाकी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।